हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोगों का सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी है विषय आप लोगों का। वार्षिक परीक्षा 2024 का ये वायरल पेपर है जिसका कोड है आपका ए। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को 100 में 100 पूर्णांक जो आप लोगों का है इसको कन्फर्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को समय दिया गया था 3 घंटा 15 मिनट इस पेपर के लिए। ये पेपर अगर आप लोगों को स्कूल में वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को भी स्कूल में देखने को मिला और ये भी आप लोगों के इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दें कि ये इसमें जितने भी क्वेश्चन आए उसका एक एक आंसर का आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ बताएंगे एंड समझाएंगे। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये अभी हाल ही का जनवरी का ये जस्ट पेपर है, तो आप लोगों को चलिए बता देते हैं बिना देरी की और संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को समझा देते हैं। इसका कोड है आपका ए। ये वायरल पेपर है आप लोगों का, ये इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। खंड का हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें से 20 MCQ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन देखिए जो दिया गया है, क्या पहला क्वेश्चन देखिए कि विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है, यानी कि विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा क्या है ये बताना हमें, किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, कहानी संग्रह, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा। तो इसका देखिए ये जो है ये कहानी संग्रह है। वोल्गा से गंगा जो है इसकी विधा जो है कहानी संग्रह है और ये राहुल संकृत्यानंद जी की है। किसकी है? राहुल संकृत्यानंद जी की है। ये हमारा 1 नंबर हो गया कंप्लीट। खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि चिद्दी लाश के लेखक कौन है। हमें क्या बताना है कि चिद्दी लाश के लेखक कौन है, यही बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चिद्दी लाश के जो लेखक है डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, यानी कि गा वाला हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिद्दी लाश के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इसका हम एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड आप लोग को समझाएंगे। यहाँ पर देखिए जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीड़ का निर्माण फिर विधा है, यानी कि जो नीड़ का निर्माण है वो किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है ये हम बता दे रहे हैं। देखिए जो नीड़ का निर्माण है वो विधा की बात की जाएगी तो ये आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, यानी कि गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कंकाल उपन्यास के लेखक है, यानी कि कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये आप लोग जानते होंगे जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनका उपन्यास विधा क्या है इसका? तो इसका विधा जो है उपन्यास है, यानी कि गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यावार रहेगा याद के लेखक कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो इसके लेखक जो है अज्ञे जी है, यानी कि घा वाला ऑप्शन हमारा राइट, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सागुण भक्त धारा के श्रेष्ठ ग्रंथ है, यानी कि हमें बताना है कि इसके श्रेष्ठ ग्रंथ कौन है सागुण भक्त काव्य धारा के। तो रामचरितमानस है, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, रामचरितमानस है जिसके लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी रचना छायावादी युग की लिखी गई है ये बताना है। तो छायावादी जो लिखी गई थी वो रचना का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्राधार जो है ये छायावादी की युग की रचना है, जिसके वो मतलब ये गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1936 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो ये लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में हुई थी, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है। हमें क्या बताना है कि महाकवि की भूषण की रचना क्या है। तो बाबू इसमें देखिए महाकवि भूषण की रचना कोई नहीं दिया गया है। देखिए ये रेणुका जो है ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है
और देखिए ये काल दे दिए गया है। तो आप लोगों को बता दें, यहाँ पर समझने वाली बात है, आप लोगों को भले ही मिस प्रिंट हुई है क्वेश्चन में, तो आप लोगों को यहाँ पर दिमाग क्या लगा देना है कि जो महाकवि भूषण जी है वो किस काल के कवि है बाबू, तो वो रीत काल के कवि हैं। इसी पर राइट आंसर हो जाएगा, और इसका कोई राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर जो है वो गा वाला है। रीत काल के कवि जो है इनका रचना नहीं है। ये काल एक समय था, जैसे कि आधुनिक काल है, डिजिटल इंडिया आप लोगों को बन गया है। इसी प्रकार से कलयुग होता है, सतयुग होता है, इसी प्रकार से ये भी काल था। तो इसी प्रकार से हमारा ग वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर 10वां क्वेश्चन जो पूछा गया है कि विनय पत्रिका में कवि का नाम है, यानी कि विनय पत्रिका के कवि का नाम क्या है ये बताना। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। विनय पत्रिका ये थी, रामलला नाचू थे, ये रामचरित सूर वो क्या था, रामचरितमानस था, साहित्यिक लहरी था, वो साहित्यिक लहरी नहीं है, कवितावली है, दोहावली है, ये सब जितने भी हैं ये गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन हमारा भी कंप्लीट होता है। फिर अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पेज में जो हमारा 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि योद्धा का संधि विच्छेद है, यानी कि योद्धा का संधि विच्छेद बताना है। तो योद्धा का जो संधि विच्छेद है योद्ध प्लस धा है, यानी कि गा वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे, सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 12 वाला पूछा गया, पो प्लस अकाह की संधि विच्छेद है, यानी कि इसका हमें संधि विच्छेद बताना है। तो पो प्लस अकाह हो जाएगा, यानी कि आ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर आत्मना शब्द के रूप में आत्मन के है, तो आत्मना शब्द के रूप में कौन सा है, तो ये देखिए आत्मना शब्द रूप में आत्मन के बताना है। तो ये तीर्थी, देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन गलत दिया गया है। 13 वाला जो क्वेश्चन है ये गलत है बाबू, पूछेंगे कैसे, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखिए जो आत्मना शब्द वो आत्मन के षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसीलिए ये आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, इसका नंबर दे दिया जाएगा। एग्जामिनर अगर अच्छे होंगे तो समझदार होंगे तो दे देंगे, अगर समझदार नहीं होंगे तो नहीं दे पाएंगे, ये गारंटी लेते हैं। ठीक, तो एग्जामिनर इसको छोड़ दीजिएगा, गलत टिक मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नमने रूप का नमन का मतलब क्या है, वो एक वचन है, क्या है, तो हमें यह बताना है। तो ये देखिए क्या है, ये चतुर्थी एक वचन है, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां का जो सही आंसर होगा वो का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन जो 15वां दिया गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में के सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि हमें इसका सही विकल्प का चयन करना है। तो 15वें का जो सही ऑप्शन राइट है आप लोगों का वो ग वाला है, यानी कि कंधा और हिस्सा, यानी कि कंधा और हंस, हिस्सा ये अंश हंस दिया गया, तो कंधा और हिस्सा हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला राइट आंसर है, सा वाला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए एक द्रव होता है, तरल पदार्थ होता है, एक द्रव मतलब धन होता है। ठीक, तो आप लोगों को बता दें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही का वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, सही माना जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि द्विज का अर्थ है, यानी कि द्विज का क्या अर्थ है यह बताना है। तो द्विज का अर्थ जो होता है ब्राह्मण होता है, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। द्विज का जो अर्थ होता है वो ब्राह्मण होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि सुराब शब्द में कौन सा अर्थ सही नहीं है। तो गौ जो है ये सही नहीं है, और ये सब जितने भी हैं ये सही है। ठीक, यानी कि गौ जो होता है ये सही नहीं है, यानी कि हमारा घा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि जो कार के लिए हठ करे, तो जो कार के लिए हट करता है उसे सदाग्राही कहते हैं, यानी कि सदाग्राही कहते हैं, यानी कि गा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 20 वाला दिया गया है कि 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाला, यानी कि 100 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को क्या कहते हैं। तो देखिए आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं तो उसे दीर्घा आयु कहते हैं, क्योंकि सर 101 वर्ष से आगे जो होते हैं 20 वर्ष तक, 120 वर्ष तक उसके दीर्घा आयु कहते हैं, कहते नहीं आपकी दीर्घा आयु हो। ठीक, आप लोगों का ये हो जाएगा, का वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे 20 MCQ के आंसर हो गए कंप्लीट। एक वाला गलत था आप लोगों का तो उसका छोड़ दीजिएगा, नंबर दिया जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। 20 आंसर का 20 नंबर आप लोगों का यहाँ तक करा दिए कंप्लीट, और आगे भी कंप्लीट कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों का उसका आंसर बताएंगे संपूर्ण हल के साथ। आप लोगों को
ऐसे नहीं कि आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन दिखा दे, इसका एक एक आंसर का क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। खंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, इसका हमें आंसर लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित 21 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ देते हुए किसी एक के प्रश्न का उत्तर देना, यानी कि गद्यांश हमें 2 दिए जाएंगे और किसी एक का दिया जाएगा, यानी कि अथवा में करके दिया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग को इसके लिए 10 नंबर दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का रहेगा, 5 × 2 यानी कि आप लोगों का 10 हो जाएगा, यानी कि टोटल 10 नंबर हो जाएगा। ठीक, तो 10 नंबर ये वाला भी कंप्लीट कर लो बाबू। तो देखिए क्या दिया गया है कि आप लोग को एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं कि आत्म साक्षात्कार के मुख्य साधन योगाभ्यास है। तो योगाभ्यास है और योगाभ्यास सिखाने का प्रबलेश राज्य नहीं कर सकता है, ना पाठशाला का अध्यापक ही इसका दायित्व ले सकता है। ये रेखांकित है। और फिर जो इस विधा की खोजी होगा वह अपने लिए गुरु दृढ़ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज के और अब क्या दिया गया है अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति को अधिकारी बनाने की सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किए जाए। यही हमारा ये गद्यांश दिया गया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को समझा देते हैं, बता देते हैं। देखिए इसमें उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सर्वप्रथम दिया गया है, तो 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट कर लो। तो संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा और इसमें लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, जिसके लेखक डॉक्टर संपूर्ण नंद जी हैं। 2 नंबर बाबू कंप्लीट हो गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, इसका आंसर लिखिएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डाल दीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि इस पंक्ति में लेखक ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को आत्म साक्षात्कार के योग बनाना होता है। यहाँ पर आत्म साक्षात्कार से तात्पर्य यह है कि छात्रों को अपने ज्ञानमय स्वरूप का सही ज्ञान हो जाए। और फिर आगे क्या है, उससे अपने स्वरूप की पहचान आवश्यक है और इसके लिए योगाभ्यास मुख्य साधन है। योगाभ्यास व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है, अर्थात इसके लिए उसे स्वयं परिश्रम करना पड़ता है और इसे सिखाने का प्रबंध कोई विद्यालय, शिक्षक, समाज अथवा राज्य सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि यह बाजार में बिकने वाला कोई भौतिक साधन नहीं है बाबू। ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये भी 2 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, योगाभ्यास किसका मुख्य साधन है। तो इसका आंसर भी लिख दीजिएगा। योगाभ्यास का मुख्य साधन यह है कि छात्रों को अपने ज्ञानमय स्वरूप का सही ज्ञान हो जाए और उसे अपने स्वरूप की पहचान आवश्यक है और इसके लिए व्यक्ति को परिश्रम को स्वयं करना पड़ता है। ये भी आप लोगों का 2 नंबर कंप्लीट होगा। इतना ही आप लोगों का ये आंसर था। और फिर आगे देखिए क्या है, समाज और अध्यापक का क्या तात्पर्य है। तो इसका भी आंसर लिख दीजिएगा। चौथा का जो सही पूछा गया है कि समाज और अध्यापक का कर्तव्य यह है कि अपने के अधिकारी बनाने की सहायता दी जाए तथा अनुकूल वातावरण को भी तैयार किया जाए। बस इतना ही लिखिएगा, क्योंकि 2 नंबर का है। टोटल आप लोगों का यहाँ तक 8 नंबर कंप्लीट हुआ और 2 नंबर क्यों घबराना क्यों है, आप लोगों का वो भी 2 नंबर कंप्लीट कराएंगे। देखिए उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या, उसका उत्तर लिखिएगा कि इसका आशय यह है कि समाज और अध्यापक अनुकूल वातावरण बनाकर तथा व्यक्ति को आत्मनिर्भर के प्रति जागरूक करके उसकी सहायता कर सकते हैं। बस इतना ही कर सकते हैं और यही हमारा आंसर है। ठीक, तो आप लोगों का टोटल इस गद्यांश में 10 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। फिर अथवा करके इसमें एक दिया गया, देखिए अथवा करके क्या दिया गया है कि मानव शरीर में पेट के नीचे, यहाँ पर देखिए पेट के नीचे है हृदय का, ऊपर मस्तिष्क है, मस्तिष्क का सबसे ऊपर पशुओं की क्या है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए पशुओं की पेट और मानव समांतर रेखा में नहीं है। और जिस दिन वह सीधे तन कर खड़ा हुआ और उसकी मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये वाला आप लोग वैसे ऊपर वाला बता दिए हैं, इसका चलिए थोड़ा बहुत बता देते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, देखिए उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। तो इसका संदर्भ भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो देखिए संदर्भ में क्या लिखिएगा कि
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के गद्य खंड हिंदी के गेहूं और गुलाब नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। ये बाबू का संदर्भ लिख करके कंप्लीट हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा। फिर मानव शरीर और पशुओं देखिए मानव शरीर और पशु शरीर में क्या अंतर है ये बता दीजिएगा आप लोग। मानव शरीर और पशु शरीर में क्या अंतर है यही बता दीजिएगा। और फिर मानव शरीर के प्रमुख 3 अंगों के कौन कौन से हैं, तो इसका बात जो आ जाएगी इसको वाला भी बता देंगे। देखिए मानव शरीर के जो 3 प्रमुख अंग हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला जो है पाचन तंत्र है, दूसरा जो है परिसंचरण तंत्र है, जो तीसरा है प्रजनन तंत्र है, और भी लिख दीजिएगा। जो चौथा है तंत्रिका तंत्र है, और जो 5वां है वो श्वसन तंत्र है, और जो 6वां है कंकाल तंत्र है, और जो वो अगला है मतलब 7वां जो है वो उत्सर्जन तंत्र है, और जो 8वां है क्या है मांसपेशी तंत्र है। आदि है इत्यादि कितना बताएं बाबू, 3 ही पूछा गया है। आप लोग को 8-9 वैसे बता दिए हैं। ये हमारा भी कंप्लीट कर लीजिएगा और गद्यांश कहाँ से बता दीजिएगा, बना करके लिख दीजिएगा इसको। तो आप लोगों को ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। दूसरा जो दिया गया पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप लोगों का टोटल 10 नंबर इसमें भी है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ पद्यांश हो गया, वहाँ पर गद्यांश था। तो देखिए यहाँ पर पद्यांश क्या दिया गया, मान रखिबा मगिबो पियसो नित्य नौ लेहू तुलसी तनियो सब फावे जो चातक मत लेहू। बाबू ये बहुत ही कहानी बहुत ही रोचक दिलचस्पी है। तो यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी का आंसर बताएंगे, बस आप लोग धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ बताइए। तो संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा। इसका उत्तर लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड के दोहावली नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ठीक बाबू, 2 नंबर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और यहाँ पर संदर्भ नहीं देना था, रेखांकित पद्यांश का व्याख्या कीजिए, यही लिखिए। संदर्भ ऊपर दिया गया है। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर गलती कर देते हैं, यहाँ पर पद्यांश अगर लिख देंगे तो आप लोगों को भी और भी नंबर कर दिया जाएगा। ठीक, जो शिक्षक होते हैं खुश हो जाते हैं। तो पद्यांश भी हेडिंग डाल करके लिख दीजिएगा संदर्भ के नीचे कि पद्यांश में लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने चातक की विशेषता के द्वारा व्यक्ति के सीख देने की प्रेरणा दी है। बाबू पद्यांश भी लिख करके कंप्लीट हुआ। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ पर संदर्भ नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना और मांगना और अपने प्रिय से नए नए रूप में प्रेम की प्रदर्शित करना, ये तीनों बातें तभी सुशोभित होती हैं जब चातक का अनुसरण किया जाए तभी होती हैं। ठीक, ये पद छोटा सा है, छोटा सा आप लोग इसका व्याख्या भी कर लीजिएगा। और ये रेखांकित अंश की लिख करके हमारा कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि चातक जल की याचना किससे करता है। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखिएगा उत्तर कि चातक जल की याचना भगवान इंद्रदेव जी से करता है। बाबू ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन कैसे सफल हो सकता है। तो इसका आंसर भी लिखिएगा, कवि के अनुसार व्यक्ति का जीवन तभी सफल होगा जब वह चातक पक्षी के समान केवल अपनी प्रिय प्रति ही पूरी तरह से समर्पित होगा तभी होगा। ठीक, ये वाला भी हमारा उत्तर लिख करके कंप्लीट होता। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या गया, इस पद्यांश में किसकी विशेषताओं को बताया गया है। तो इस पद्यांश में चातक पक्षी के गुणों की विशेषताओं को बताई गई है। टोटल आप लोग का पद्यांश में भी 10 नंबर कंप्लीट करा दिया। अथवा करके इसमें भी दिया गया है। देखिए अथवा करके क्या दिया गया है कि देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि दृग उर्झत टूटत कुटुम झुरत चतुर चित प्रीत अपरत गांठ दुर्जन ये दाई नैया रीत। ये अथवा करके वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ आप लोग को संदर्भ का पद्यांश का संदर्भ बता देते हैं, उपयुक्त पद्यांश का। तो प्रस्तुत इसमें लिखेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में बिहारी सतसई से अवतरित है। इसके कवि बिहारी दास जी हैं या बिहारी लाल जी हैं। ठीक, ये हमारा संदर्भ लिख करके कंप्लीट होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या बना कर लिख दीजिएगा। और नायक और नायिका के प्रेम को दुष्टों का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसको वाला भी बता दीजिएगा। और प्रेमिका के प्रेम को अधिक गहराई किस पर स्थित हो जाता है, तो ये वाला भी लिख दीजिएगा। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, इसमें दोहे में अलंकार भी बता दीजिएगा। तो इसमें देखिए आप लोगों को बता दीजिएगा, तो आप लोग का 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ऊपर वाला हम बता दिए आप लोगों को।
और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया तीसरा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं उनकी कृतियों को उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 वर्ड है, इससे कम नहीं होना चाहिए, पता भी 5 नंबर मिलेगा। ठीक, देखिए जीवन परिचय का 3 नंबर होता है और कृतियाँ का 2 नंबर होता है। टोटल 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। 80 शब्द से अगर कम होगा तो नहीं दिया जाएगा। वैसे आप लोग अच्छा लिखते हैं तब भी आप लोगों को नंबर दिया जाएगा। हमारे ऑप्शन में दिए गए हैं डॉक्टर संपूर्ण नंदन, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं और सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। बाबू एक तो गलती यहाँ पर कर दिया गया है, ये हरिश्चंद्र जी का दिया ही नहीं है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का देना चाहिए था, ये गलत कर दिया है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नहीं दिया गया। अगर आप लोग का प्री बोर्ड पेपर नहीं हुआ तो उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं उनकी कृतियां लिखिए। शब्द सीमा वही है, सेम प्रोसेस, 5 नंबर का है। तो तुलसीदास जी हैं और बिहारी लाल जी है और महाकवि भूषण जी है, यही है। तो वैसे हम जानते हैं, आप लोग 9th से ही पढ़ करके आ रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखेंगे, गारंटी लेते हैं। ठीक, तो हमारा ये टोटल 10 नंबर यहाँ से भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर देखिए क्या है कि ध्रुव यात्रा कहानी पर अधिकार उर्मिला के चित्रण लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया है कि समय कहानी का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। संक्षेप में लिखना 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है स्वपठित नाटक की तृतीय अंक में, यानी कि जो आप लोगों को जनपद में पढ़ना है उसको आप लोगों को तृतीय अंक का कथा सार लिखिए। और यहाँ पर शब्द सीमा दिया गया है 80 शब्द दिया गया अथवा करके दिया गया है कि स्वपठित नाटक के चय चित्रण लिखिए। तो जो आप लोगों को जनपद में पढ़ना अनिवार्य है उसी पर लिखना है और किसी पर नहीं लिखना, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए और 7 नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पर अनुवाद करना है, आप लोगों को दिखा दे रहे हैं ऑप्शन पे, इसको आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक, तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। और फिर देखिए ये वाला हो जाएगा, अथवा करके इसमें भी दिया जाएगा, तो अथवा करके ये वाला दिया गया है। फिर खा वाला जो है पद्यांश दिया गया है, यानी कि श्लोक का हिंदी संदर्भ हिंदी में व्याख्या करना है और इसका वो बताना है, क्या बताना है, इसका जो बताना है हिंदी अनुवाद भी करना है। तो इसको वाला भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आप लोगों का ये 2 यहाँ पर दिया गया है, एक ही किसी एक पर करना है, अथवा करके एक दिया गया है। तो आप लोगों का 7 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 7वें का जो का दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर चलिए बता देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आगे नाथ ना पीछे पगहा। देखिए इसका अर्थ जो होगा, पहले इसका जो अर्थ होगा जिसका कोई ना हो। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग क्या लिखिएगा कि विकास कहता है कि उसे धन इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी स्थिति आगे नाथ ना पीछे पगहा जैसी है। ठीक, ये बाबू 1 नंबर कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा देखिए क्या है अंग अंग फूले न समाना। ये भी इसका भी अर्थ जान लीजिए। अंग अंग फूले न समाना, इसका जो अर्थ होगा क्या होगा, अर्थ कि बहुत प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होगा। वाक्य प्रयोग में क्या लिखिएगा कि लिख दीजिएगा माँ ने बेटे को देखकर अंग अंग फूलने के समान हो गई। ठीक, ये हमारा हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 ही पूछा है तो हम आप लोग को चारों बताएंगे, जो समझ में आएगा कीजिएगा। घी के दिए जलाना, बहुत अधिक प्रसन्न होना, खुशी मनाना, यानी कि देखिए बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना बाबू, वो खुशी मनाना होगा। इसका क्या होगा, खुशी मनाना होगा। घी के दिए जलाना इसका अर्थ होगा खुशी मनाना। वाक्य प्रयोग में लिखिएगा 22 जनवरी को हम घी के दीपक जलाएंगे। ठीक, 22 जनवरी को घी के दीपक जलाएंगे, ये वाक्य प्रयोग लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कान पर जू ना रेंगना है, कान पर जू ना रेंगना। ठीक, तो इसका लिखिएगा अर्थ क्या होगा, कुछ भी ध्यान ना देना। वाक्य प्रयोग में लिखिएगा कि स्कूल में अध्यापक पढ़ाते समय कान राम के क्या है वो दीपक के कान पर जू ना रेंगना, दीपक के कान पर जू ना रेंगना। ठीक, ये हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा। टोटल 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। फिर यहाँ पर देखिए कि क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को शुद्ध करना है, तो शुद्ध कर लीजिएगा। देखिए मैं लड़के को पढ़ाता हूँ, मैं लड़कों को पढ़ाता हूँ, इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा 1 नंबर। फिर इन बातों से तेरे को क्या लेना देना, तो
इन बातों से आपको क्या लेना देना, इस प्रकार से कर लीजिएगा। 2 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तो देखिए प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए कर दीजिएगा, दा पर एक मात्रा कर दीजिएगा, ठीक। फिर राम ने पुस्तक को पढ़ा लिया, तो यानी कि राम ने पुस्तक को पढ़ लिया कर दीजिएगा, क्या पर मात्रा काट दीजिएगा, मात्रा काट दीजिएगा, पढ़ लिया। इस प्रकार से आप लोग का ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और 2-2 नंबर यहाँ पर 6 नंबर तो आप लोग कंप्लीट ही कर लेंगे। वीर अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आप लोगों का ये जो दिया गया है वो 2 नंबर का है। और उपमा अलंकार और सलेश अलंकार की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, ये भी 2 नंबर का है। दोहा अथवा सोठा की छंद को बताइए, लक्षण सहित बताइए। आप लोगों का ये बताना है 2 नंबर का। टोटल 6 नंबर व्याकरण से यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला क्या दिया गया है। अगला जो हमारा दिया गया है और जो हमारा अगला दिया गया है 9वां की अल्प वृष्टि के कारण जनपद के किसानों की समस्याओं का संकेत करते हुए उनके समाधान हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। और टोटल आप लोगों का कितना नंबर है 2+4 यानी कि 6 नंबर दिया गया, अथवा करके भी दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला पत्र नहीं लिखना आता है तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। कि किसी समाचार पत्र के संपादक अपने मोहल्ले के लाउड स्पीकर के कारण पढ़ाई में आने वाले व्यवधान को अपने अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखिए। तो आप लोग पत्र लिख दीजिएगा बना कर, तब भी 6 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक। फिर अगला देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों पर किसी एक अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। टोटल आप लोग का 10 नंबर है। ऑप्शन में जो हमें दिए गए हैं क्या दिए गए हैं देखिए, बेरोजगार की समस्या और समाधान दिया गया है। फिर साहित्यिक समाज और दर्पण दिया गया है। कंप्यूटर एवं शैक्षिक उपयोगिता दिया गया है। बड़े बेटियां और पढ़े बेटियां इस पर दिया गया है। तो आप लोग किस पर लिखेंगे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग बना कर लिख दीजिएगा, प्रस्तावना डाल दीजिएगा, रूपरेखा, उपसंहार और कारण एवं निवारण सभी को लिख दीजिएगा। थोड़ा बड़ा लिखिएगा क्योंकि 10 नंबर का है। सभी पेपर में 10 नंबर का ये पेपर है। आप लोग का मतलब ये क्वेश्चन 10 नंबर का है। आप लोग का निबंध लिखना है तो आप लोग किसी पर भी बना करके लिख दीजिएगा। बेरोजगार की समस्या पर लिखेंगे तो और बढ़िया लिखेगा। कंप्यूटर के शैक्षिक पर भी लिख दीजिएगा और पढ़े बेटियां इस पर भी लिख दीजिएगा। बना के 10 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक। तो यही आपका पेपर था। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ तो प्री बोर्ड नहीं, एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पेपर क्लास में भी आ सकते हैं, आप लोगों को स्कूल में भी यह पेपर देखने को मिलेगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।